finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. जो टीम अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जीत कर आ रही हो और जिस टीम ने 2008 के बाद कोई टेस्ट सीरीज ना हारी हो, वही टीम अगले 4 साल में 7 टेस्ट सीरीज हार जाए तो आपको कैसा लगेगा? और यही हुआ उस इंडियन टीम के साथ, जिसका वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसे हर इंडियन क्रिकेट फैन और खास करके टेस्ट क्रिकेट फैंस भूलना ही चाहेंगे। इंडियन टेस्ट इतिहास का एक ऐसा दौर जिसमें एक कैप्टन, एक महान प्लेयर और कई सारे प्लेयर्स को अपने करियर की कुर्बानी देनी पड़ी। इंडिया आजकल जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाकर टेस्ट सीरीज डोमिनेट करती है और हर टेस्ट मैच में फाइट करती है, वैसे उस फेज में मानो ये इंडिया के लिए एक सपने जैसा था। जीतना तो दूर की बात थी, बल्कि इंडिया किसी भी टेस्ट मैच में फाइट भी ना कर पा रही हो ऐसा लग रहा था उस फेज में। इसलिए वो फेज बनकर रह गया इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का द डार्केस्ट फेज। 2011 के वर्ल्ड कप से पहले ऐसा हाल इंडियन टीम का नहीं था जो उस वर्ल्ड कप के बाद हुआ। इनफैक्ट 2008 से लेकर 2011 वर्ल्ड कप तक इंडिया एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी। इंडियन टीम एम एस धोनी की कैप्टनसी के अंडर एक विनिंग फेज से गुजर रही थी। 2008 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब अनिल कुंबले ने थर्ड टेस्ट के बाद रिटायरमेंट लेने का डिसाइड किया, तब एम एस धोनी के हाथों में टीम की कैप्टनसी आ गई। उस टाइम पे इंडियन टीम मैच विनर्स से भरी हुई थी। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर बैटिंग लाइनअप को संभाल रहे थे और साथ में भज्जी, इरफान पठान, श्रीसंत बॉलिंग को। इस विनिंग फेज की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2008 से, जहां पे ऑस्ट्रेलिया 3 मैच की सीरीज खेलने इंडिया आ रखी थी और इंडिया ने वो सीरीज 2-0 से अपने नाम करी थी। उस सीरीज में इंडिया की बैटिंग लाइनअप ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद से लेकर 2011 वर्ल्ड कप तक इंडिया ने एक भी सीरीज नहीं हारी थी, फिर चाहे वो होम हो या फिर अवे। इंडिया ने साउथ अफ्रीका में पहली बार सीरीज ड्रॉ करवाई, श्रीलंका में भी जाकर सीरीज ड्रॉ करवाई और न्यूजीलैंड में जाकर जीत दर्ज करी। ये सब इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात थी और वो विनिंग्स आज भी रिकॉर्ड एंड मेमोरी होल्ड करती है। 2009 में इसी फेज के दौरान इंडियन टीम एम एस धोनी की कैप्टनसी में टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग पर आ गई और फिर टेस्ट में इस अपने नाम करी। ऐसा पहली बार था कि इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई हो। 2011 में इंडिया 50 ओवर्स वाला वर्ल्ड कप भी अपने नाम कर देती है और इस मोमेंट पर इंडिया को इनविंसिबल का टैग मिल चुका था। नया कैप्टन जो कि पिछले 3 से 4 सालों से रुकने का नाम नहीं ले रहा था और एक के बाद एक टेस्ट सीरीज इंडिया जीत रही हो, उससे बढ़िया बात इंडिया के लिए क्या हो सकती है। मगर 2011 के वर्ल्ड कप के बाद सब कुछ बदल गया। जब इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता तो उसके बाद अवे सीरीज काफी थी। इंडिया की पहली सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ थी, जो कि उन्होंने विदाउट एनी प्रॉब्लम अपने नाम करी थी और ऐसा हो भी क्यों ना, 2002 के बाद इंडिया एक भी टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज से हारा नहीं था। टेस्ट सीरीज तो दूर की बात थी। उस सीरीज में विराट कोहली ने अपना टेस्ट डेब्यू किया, जिन्हें अगले इंग्लैंड टूर में ड्रॉप कर दिया गया था। उसके बाद इंडिया इंग्लैंड में 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने जाती है और यह कहना गलत नहीं होगा कि उस नंबर 1 टेस्ट टीम की डाउनफॉल की शुरुआत उसी सीरीज में हो गई। सीरीज थी इंग्लैंड के खिलाफ और वो भी इंग्लैंड में। इंडिया का स्क्वाड काफी बैलेंस्ड और स्ट्रांग लग रहा था। इंडिया के लिए खुशी की बात यह थी कि जब पिछली बार इंडिया ने इंग्लैंड का दौरा किया था 2007 में, तब इंडिया ने तीसरी बार वहां पर टेस्ट सीरीज जीती थी, जो कि काफी मेमोरेबल था। मगर इस बार इंग्लैंड टीम उस पुरानी हार का बदला लेने के लिए रेडी थी और वही हुआ। पहले मैच में इंडिया को लॉर्ड्स में हार मिली, दूसरे मैच में द्रविड़ ने सेंचुरी मारी, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड की हैट्रिक ने पूरा गेम ही पलट के रख दिया और उसमें भी इंडिया को हार मिली। तीसरे मैच में इंग्लिश कैप्टन एलिस्टर कुक के 294 रन्स की तूफानी इनिंग्स ने इंग्लैंड को 3-0 से बढ़त दिलवाई और फाइनली 4 टेस्ट मैच में, जो कि ओवल के मैदान पर था, वहां पर इंडिया को 1 इनिंग और 8 रन से हार मिली। इंडिया को सीरीज में एक भी मैच जीतना तो छोड़ो, बल्कि ड्रॉ कराने के लिए भी बुरा हाल हो गया था। किसी मैच में इंग्लिश कैप्टन 294 रन मार देते हैं और किसी में इयान बेल 235। इंग्लैंड का हर प्लेयर उस सीरीज में चला और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उस सीरीज में इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन केविन पीटरसन ने बनाए, फिर भी उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज नहीं मिला था। उस सीरीज का कंपटीशन इंग्लैंड के प्लेयर्स के बीच ही चल रहा था। उस सीरीज में इंडिया की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स राहुल द्रविड़ ने मारे थे, जो कि खुद रिटायरमेंट के नजदीक खड़े हुए थे। ये सीरीज इंडियन टेस्ट क्रिकेट में एक काले धब्बे की तरह बन गई थी, जिसने इंडिया को नंबर 1 रैंकिंग से भी हटा दिया था। इंग्लैंड वो सीरीज 4-0 से जीत गई थी और अक्टूबर 2008 के बाद ये इंडिया की पहली टेस्ट सीरीज में डिफीट थी। इंडिया उस इंग्लैंड के द्वारा व्हाइट वॉश से उभरा ही था,
उतने में एक और बड़ा चैलेंज उनके सामने आके खड़ा हो गया था। वो चैलेंज और कोई नहीं बल्कि इनफेमस ऑस्ट्रेलियन टीम थी। और सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात यह थी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना था, यानी कि एक और अवे टूर। इंडिया सेना कंट्रीज में जाकर टेस्ट में स्ट्रगल जरूर कर रही थी और पिछले इंग्लैंड सीरीज में ये साफ दिख गया था। पिछली 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीज इंडिया ऑलरेडी जीत चुकी थी इन 2008 एंड 2010, मगर फिर भी इंडियन टीम के अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि उस टाइम तक ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर टेस्ट सीरीज में हराना एशियन टीम के लिए इम्पॉसिबल था। बस उम्मीद थी वो भी एक ड्रॉ सीरीज की, क्योंकि इंडियन फैंस को 0-4 से डिफीट साफ साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया उस समय पर एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही थी जहां उनके स्टार प्लेयर्स वॉन, मैकग्राथ, साइमंड्स एंड गिलक्रिस्ट रिटायरमेंट ले चुके थे। वहां उस टीम में पहले के मुकाबले उतना दमखम नहीं था, मगर ऑस्ट्रेलियन टीम घर पर खेल रही थी और शायद उस टाइम पे इंडिया को धूल चटाने के लिए वही रीजन काफी था। ऊपर से इनफॉर्म माइकल क्लार्क एंड बाकी के प्लेयर्स ने उस सीरीज में बची हुई कसर निकाल दी। पहला टेस्ट बॉक्सिंग टेस्ट मैच था जो कि मेलबर्न में खेला गया। डेब्यूटेंट एड कोवान और जेम्स पैटिंसन की अमेजिंग परफॉर्मेंस से इंडिया वो मैच 122 रन से हार गई। ये बात यही नहीं रुकी, अगले मैच में कैप्टन माइकल क्लार्क ने अपने करियर की बेस्ट इनिंग्स खेलते हुए 329 रन नॉट आउट बना दिए 200 for Michael Clarke. और इंडिया वो मैच एक इनिंग और 68 रन से हार गई। इंडिया अब 2-0 से पीछे थी और वो आगे के मैचेस जीतेगी ये भी डाउटफुल था। सीरीज के आखिरी 2 मैचेस भी इंडिया बुरी तरह से एंड वन साइडेड हारा था। थर्ड मैच एक इनिंग से और फोर्थ मैच ऑलमोस्ट 300 रन से इंडिया को हार मिली थी। आखिरी मैच में भले ही विराट कोहली ने अपना मेडन टेस्ट रन जड़ दिया हो, मगर वो इनिंग्स एक ही साल के अंदर इंडिया के दूसरे व्हाइट वॉश को नहीं रोक पाए। इंडिया अपना टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग इंग्लैंड सीरीज के बाद तो खो ही चुका था। ऑस्ट्रेलिया ने वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 4-0 से अपने नाम करी और इंडिया की तरफ से राहुल द्रविड़ एंड वीवीएस लक्ष्मण ने अपने आखिरी इंटरनेशनल मैचेस खेले। एंड सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि उस सीरीज का 4th टेस्ट एक लौता ऐसा मैच था जिसे इंडिया आखिरी दिन तक लेके गई हो, क्योंकि बाकी के सारे मैचेस मैक्सिमम 4 दिन तक ही चले थे। इंडिया वे सीरीज में हद से ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही थी, लेकिन इंडिया के पास एक पॉजिटिव बात ये थी कि इंडिया हमेशा की तरह घर पर एज यूजुअल इनविंसिबल थी। 2004 के बाद इंडिया एक भी होम सीरीज नहीं हारी थी और इसी बात को चैलेंज करने आ पहुंची थी उस टाइम की नंबर 1 टेस्ट टीम इंग्लैंड। इंडिया भले ही अपनी लोएस्ट फॉर्म से गुजर रही हो, मगर वो टेस्ट सीरीज इंडिया में थी और MS धोनी की कैप्टनसी में सभी को यही लग रहा था ये टीम तो जीत ही जाएगी। बट उस इंग्लैंड टीम के कुछ और ही प्लान्स थे। पहला टेस्ट इंडिया ने अहमदाबाद में आराम से जीत लिया। चतेश्वर पुजारा के डबल सेंचुरी की वजह से इंग्लैंड को 9 विकेट से हार मिली। इंडिया ऑलरेडी 1-0 की लीड ले चुकी थी, मगर अगले 3 मैचेस में पासा पूरी तरह से पलट जाएगा ये किसी को भी नहीं पता था। दूसरा मैच वानखेड़े और तीसरा मैच कोलकाता में था। 2 ऐसे प्रेस्टिजियस ग्राउंड जिसने इंडिया के टेस्ट इतिहास में काफी सारे हिस्टोरिक मैचेस होस्ट किए हो। उन्हीं ग्राउंड्स पे इंडिया अब टेस्ट सीरीज हारने वाली थी। एलिस्टर कुक की कैप्टनसी में इंग्लैंड दूसरा मैच खेलने उतरती है और कुक एंड केविन पीटरसन मैच का पूरा ही रुख बदल देते हैं। कुक और पीटरसन की सेंचुरीज ने इंडिया को पहले इनिंग में 90 रन की लीड दे दी और बचा हुआ काम जो कि विकेट्स लेने का था वो मॉन्टी पेनेसन ने 11 विकेट्स लेकर कर दिया। इंडिया वो मैच 10 विकेट। 3 rules for a happy life. Number 1. Don't hate, because the life is too short to waste time hating on others. Number 2. Don't compare. Don't try to be someone else. Try to be the best version of yourself. Number 3. Don't worry. Remember, the day you stop worrying will be the first day of your new life. Namo Buddhaya.